आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन का वो वाला पार्ट जो अक्सर हमें डिफिकल्ट लगता है। ये डिफिकल्ट वाला पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब द सर्कुलर मोशन व्हिच इज वेयर द एंगुलर वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ऐसा सर्कुलर मोशन हम देखना चाहते हैं। सो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स omega is not constant, means the body is having some angular acceleration. Now again we want to define कब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, कैसा केस में ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। अच्छा, हम जानते हैं कि the velocity of a body can be understood as magnitude of velocity and a vector, unit vector in the direction of velocity. Any vector, velocity vector can be written as magnitude and unit vector, है ना। तो अगर कोई पार्टिकल ऐसा कोई रास्ते में जा रहा है, यहाँ पर उसका वेलोसिटी कितना है, इट इज स्पीड इनटू a unit vector in its direction. A cap is a unit vector in this direction. Speed into unit vector in this direction will give you the velocity. और आपको ये मालूम होगा, हम लोग थोड़े थोड़े पढ़े थे डिफरेंशिएशन में कि अगर f1x एंड f2x आर टू वेरिएबल्स, तो dy by dx अगर निकालना है तो हम क्या करते थे f1x इंटू f2x, ये कांस्टेंट रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस f2x इंटू f1x, ये कांस्टेंट रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये डिफरेंशिएशन की फंडामेंटल आपको मालूम है। द थ्योरेटिकल पार्ट वी आर कंसीडरिंग हियर इज मींट फॉर जेई, स्कूल वाले नहीं पूछेंगे। आई वुड लाइक टू स्पेसिफाई हियर दिस इज द कांसेप्ट इज रिक्वायर्ड फॉर जेई ओनली, बट देन जो आउटकम रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट याद रखो तो आपको आपका स्कूल वाला काम निकल जाएगा। तो यहाँ पर भी दो चीज का प्रोडक्ट है, ए यूनिट वेक्टर एंड ए मैग्नीट्यूड वेक्टर। तो हम क्या कहेंगे इस केस में, अगर हम एक्सीलरेशन निकालना चाहेंगे तो क्या होता है, dv by dt, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो v को कांस्टेंट रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ a प्लस a को कांस्टेंट रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ v। डेरिवेटिव ऑफ v मींस स्पीड। So now what you see, there are two vectors. This is one vector, this is one vector. The acceleration comprises of two parts. One is due to change in direction. Here when a particle is moving in a circular path, its velocity is changing. Why? Because speed may be changing and direction is continuously changing. अगर speed change हो रहा है तो this part will come into play. नहीं, स्पीड कांस्टेंट है, खाली डायरेक्शन बदल रहा है, this part will come into play. अगर स्पीड भी बदल रहा है, डायरेक्शन भी बदल रहा है, डायरेक्शन तो बदलेगा ही, there is no second choice. स्पीड भी बदल रहा है क्योंकि ओमेगा is not constant, स्पीड भी बदल रहा है, then the acceleration will be like this. Here ये जो टर्म आया आपका v dA by dt, this is nothing but called radial acceleration. और याद रहे dA by dt का वैल्यू इज v by r, dA by dt का वैल्यू इज va by r। dA क्या है, यूनिट वेक्टर, va by r। आप चाहो तो मैं प्रूफ कर सकता हूं, और आप भी पुराने वाले हमारा सेंटीमीटर वाला प्रूफ में प्रूफ कर लो, v को 1 लेना तो आ जाएगा आपका dA by dt। तो ये आता है v by r। So when it is multiplied, it is coming v square by r, किस डायरेक्शन में, towards center, और जो आपका a और dv by dt है, dv by dt into dv by dt into यूनिट वेक्टर, ये क्या है, dv by dt is rate of change in speed. dv by dt is rate of change in speed
एंड रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, कोई चीज जा रहा है, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड मतलब उसका एक्सीलरेशन आप कहोगे उसी डायरेक्शन में, तो आप क्या कहोगे, एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक इसका डायरेक्शन था, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सो इट इज एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। बट व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, the acceleration in the direction of velocity, velocity is tangential to the path, so the acceleration is also tangential to the path। तो हम कहेंगे this is nothing but tangential acceleration। अब ये tangential acceleration को हम कुछ ऐसे भी कह सकते हैं, अगर कोई चीज का angular acceleration alpha है, if something is moving in a circular path with an angular acceleration alpha, radius is r, तो tangential acceleration क्या होता है, tangential acceleration होता है alpha into r, तो आप इसको कहोगे alpha into r। देख लो, तो आपको जो मिला एक्सीलरेशन वेक्टर कुछ ऐसे मिला, जिसमें से ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियल एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड आर। ठीक है, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 2, नेट एक्सीलरेशन इज नथिंग बट, ये जो एक्सीलरेशन हम निकाले हैं इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, ये जो एक्सीलरेशन हम लोग निकाले हैं, आप इसको a को थोड़ा a नेट लिखना शुरू करते हैं, बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, अदरवाइज इतने सारे एक्सीलरेशन आ रहा है। नेट एक्सीलरेशन क्या हो गया का मैग्नीट्यूड, और नेट एक्सीलरेशन ऐसे लिखो इज इक्वल टू नथिंग बट रेडियल एक्सीलरेशन प्लस टैंजेंशियल एक्सीलरेशन, at फॉर टैंजेंशियल एक्सीलरेशन। थोड़ा ध्यान से देखो, प्यार से देखो, ये ऐसा है, कोई चीज इधर से जा रहा है, ये सेंटर है, tangential acceleration is in this direction, radial acceleration is in this direction। now the net acceleration is now is the resultant of this and this। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालिए, जो कि कुछ ऐसे रहेगा। क्या पता चला कि जो नेट एक्सीलरेशन इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, in case of non-uniform circular motion, the acceleration of the particle is neither tangent nor radial in some other direction। IIT JEE में आ चुका है, मैं आपको बताऊंगा आगे आगे जैसे न्यूमेरिकल करेंगे, ध्यान से याद रखना। AT is tangential to the path, AR is radial to the path, but the net acceleration the resultant of these two। तो अगर आपको कोई पूछेगा नेट एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है बाबा, तो आप कहोगे अरे भाई ये तो दो वेक्टर का सम है, बट इंटरेस्टिंगली these two vectors are mutually perpendicular, तो फिर इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इट इज AT प्लस AR का मैग्नीट्यूड, दैट इज AT का स्क्वायर AR का स्क्वायर होल ओवर। कितना इंटरेस्टिंग है ना? क्यों? क्योंकि AT वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू AR वेक्टर, दे आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अच्छा, लेकिन न्यूटन महाराज ने हमें कुछ दूसरा चीज बताए थे, नेट एक्सीलरेशन इज नेट फोर्स पे मास। क्या ये सही नहीं है? हाँ, ये भी सही है। अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रहा है तो उसका नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है, टेंजेंशियल और रेडियल? नो नो नो, सम अदर डायरेक्शन, नेट फोर्स सम अदर डायरेक्शन में रहेगा। अब आप जानते हो कि जो पार्टिकल का वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कैसे था, कोई चीज सर्कुलर पाथ में जा रहा है, इधर से जा रहा है, तो पक्का उसका वेलोसिटी ऐसे होगा। नेट एक्सीलरेशन ऐसा है तो फिर नेट फोर्स भी तो ऐसे ही होगा। समझ में आया क्या? The net force must be in the direction of net acceleration। ओहो, इसका मतलब जब किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स आता है मेकिंग सम एंगल
less than theta or making some angle theta with the velocity vector, it undergoes a non-uniform circular motion. तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने का कंडीशन क्या हुआ, लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फॉर ए बॉडी इन सर्कुलर मोशन, if net force on it is at an angle theta which is not 90 degree, theta may be something different other than 90 degree, at an angle theta to the direction of motion, then it undergoes non-uniform circular motion. तो कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में जब कब जाएगा, जब उसके ऊपर कोई एक नेट फोर्स आएगा, that net force is making angle theta to the direction of motion, मतलब with velocity. तो हम इसको कहेंगे कि ये मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। तो जो लोग स्कूल के लिए तैयारी करें उनको इतना डिटेल्स में जानने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूला पे आ जाओ, खत्म उनका काम। लेकिन हम जा रहे हैं क्योंकि इसी के ऊपर घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हो, तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल क्लास में इसी रूप में आपको मिलेंगे। पॉइंट नंबर 4, कोई भी केस में टैंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना है। टैंजेंशियल एक्सीलरेशन जानने की तरीका हुआ क्या, कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, ध्यान रहे, नॉट रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, दैट इज dv/dt, ठीक है ना। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड नेट एक्सीलरेशन क्या था, इट वाज dv/dt and you must understand the difference. This is rate of change in velocity, this is rate of change in speed, rate of change in speed। वो क्या करेंगे, दे देंगे एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जा रहा है और ऐसा जा रहा है कि आपके दिन टाइम t उसका स्पीड इतना है, ऐसे दे देंगे, तो आप टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वहां से पता कर सकते हो। Tangential acceleration is also given by alpha into r. Alpha is angular acceleration। अच्छा, तीसरा हुआ tangential acceleration is force or component of net force in direction of motion divided by मास। फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई मास ऐसा है v वेलोसिटी में जा रहा था, इसके ऊपर फोर्स आया F, नेट फोर्स ये ऐसे आया, निकालो थीटा, तो इसका मतलब है F नेट बाय F नेट cos थीटा बाय m, और टैंजेंशियल फोर्स सारे के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे, सारे बीट के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक दिया है तो बाकी सब उसमें से रिलेट होना चाहिए। टैंजेंशियल फोर्स बाय मास, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो टैंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालने के इतने सारे तरीके हैं,
जबकि रेडियल एक्सीलरेशन वो तो आपको मालूम है, v स्क्वायर बाई आर और ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर आर करके भी निकाल सकते हो, v स्क्वायर बाई आर करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक। तो बहुत ज्यादा थ्योरी लेने से थोड़ा कभी कभी सर दर्द होता है, आप इसको यूज करना शुरू कर लेंगे तो शायद आपको काफी कुछ चीजें समझ में आने लगेगा। अब ये सारे के ऊपर हम लोग अभी ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए अब इसके ऊपर ढेर सारा न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्टिकल of mass m, mass 2 kg, moves in a circular path of radius 5 meters in such a way that the speed after any time t is given by v is equal to 2t 5t by 2 plus 1 5t by 2 और 5t by 2 मीटर पर सेकेंड। चलो खैर ऐसे लिखते हैं, फाइन 1 by 1 tangential acceleration at t equal to 2, radial acceleration at t equal to 2 second, angular acceleration at t equal to 2 seconds, net acceleration at t equal to 2 seconds। सारा चीज आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, चेक करते हैं। नेट फोर्स acting on the body, acting on the particle at t equal to 2 सेकेंड। ऐसे करके आपको 5 बीट दिया गया है और पूछा गया है कि आप सारा बीट का आंसर निकालो, और मुझे भली बात ही मालूम है कि आप में से हर कोई इसको कर लेगा। सॉल्यूशन, पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 मीटर। सॉल्यूशन कुछ ऐसा गया, मास है 2 kg, रेडियस है 5 मीटर, स्पीड दिया है, वेल स्पीड इज 5t by 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड इज चेंजिंग, इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 2। बीट नंबर 1 at निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। कब? इट इज dv by dt at t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। नहीं, ओ ये तो कांस्टेंट आ गया, dv by dt क्या हो गया? इट इज 5 by 2, t इक्वल टू 2 करो या t इक्वल टू 3 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट इज ए कांस्टेंट, सो इट इज कमिंग 5 by 2। एक्सीलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
तो ये t इक्वल टू 2 क्यों दिया था? अब क्यों दिया था क्या मालूम। अगर यहाँ पर एक्सप्रेशन में कुछ t वाला टर्म रह जाता आफ्टर डिफरेंशिएशन तो उसमें t की जगह 2 डालते। अब तो कोई t वाला टर्म रहा ही नहीं। अच्छा, रेडियल एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 2 at t equal to 2 seconds what is the speed? 5t by 2 at t equal to 2 is 5 मीटर पर सेकेंड। तो फिर रेडियल एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं? इट इज v स्क्वायर बाई r, इट इज v स्क्वायर बाई r। v मतलब वेलोसिटी, नहीं, स्पीड, v स्क्वायर बाई r। v कितना है? v 5। कब की बात चल रहा है? t इक्वल टू 2 सेकेंड का। 5 का स्क्वायर बाई 5 इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ ठीक है, रेडियल एक्सीलरेशन मिल गया। एंगुलर एक्सीलरेशन, आप जानते हो एंगुलर एक्सीलरेशन इज टैंजेंशियल एक्सीलरेशन बाई r, क्योंकि टैंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है अल्फा। टैंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना था? टैंजेंशियल एक्सीलरेशन था 5/2, सो 5/2 बाई r 5 ये हाफ क्या होगा यूनिट? ये एंगुलर एक्सीलरेशन है तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। कहां से आया ये फॉर्मूला? टैंजेंशियल एक्सीलरेशन इज अल्फा इनटू r। नेट एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन मतलब नेट लीनियर एक्सीलरेशन। अब नेट एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है? वो होता है रेडियल का स्क्वायर टैंजेंशियल का स्क्वायर होल ओवर। ठीक है, तो हम कहेंगे ये r का स्क्वायर, ar कितना था? 5 स्क्वायर प्लस at का स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर बाई 4 का रूट ओवर। तो ये कितना हो गया? 5√5/2। देखो तो क्योंकि 5 स्क्वायर बाहर जाएगा कॉमन हो जाएगा 5, अंदर 1 + 1/4 इज 5/4, उसका रूट ओवर हो गया √5/2। नेट एक्सीलरेशन, अब यूनिट तो है एक्सीलरेशन है ना, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2। अब व्हाट इज द नेट फोर्स? नेट फोर्स इज मास इनटू नेट एक्सीलरेशन। मास इनटू नेट एक्सीलरेशन, मास कितना था? 2 kg, सो इट इज 2 into 5√5/2 is 5√5 न्यूटन। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल कब? एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। हम तो देखेंगे कभी भी निकालो नेट फोर्स वही है, नेट फोर्स वही है। तो आप कहोगे नेट फोर्स इज 5√5 न्यूटन। कितना सिंपल था ये क्वेश्चन, आप लोग सब कर लिए होंगे, मुझे पक्का मालूम है। ऐसा एक बढ़िया क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट moves in a circle of radius r with constant angular acceleration alpha। ठीक है, after what time the net force acting on the particle is or makes 45 degree with the velocity of particle कितना समय के बाद पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स आ रहा है वो वेलोसिटी के साथ 45 डिग्री करेगा।
क्वेश्चन को थोड़ा प्यार से और ध्यान से देखो। पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर। कोई पार्टिकल ऐसा कोई एक सर्कुलर पाथ में जाने लगा। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, एंगुलर वेलोसिटी वाज 0। तो जब ये कुछ दूर घूम चुका है तो पता चला कुछ यहाँ पर जो आके पहुंचा तब दिखा कि इसका वेलोसिटी तो कुछ इस डायरेक्शन में है, लेकिन उसके ऊपर जो नेट फोर्स आ रहा है वो नेट फोर्स वेलोसिटी के साथ 45 डिग्री करेगा। सर आपको कैसे पता चला कि अंदर की तरफ करेगा, बाहर की तरफ क्यों नहीं करेगा? वो हम लोग देख चुके हैं। नेट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सीलरेशन एंड नेट एक्सीलरेशन इज द रिजल्टेंट ऑफ टैंजेंशियल एज वेल एज रेडियल। इन दोनों का रिजल्टेंट अंदर की तरफ ही होता है, तो नेट फोर्स अंदर की तरफ ही होगा। ओहो, अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा ठीक। तो पूछा है आफ्टर व्हाट टाइम द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल मेक्स 45 डिग्री विद द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। बट यू नो नेट फोर्स अगर इस डायरेक्शन में हुआ तो नेट एक्सीलरेशन भी इस डायरेक्शन में हुआ। नेट एक्सीलरेशन भी इस डायरेक्शन में हुआ। नेट एक्सीलरेशन मतलब रिजल्टेंट ऑफ टैंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड रिजल्टेंट ऑफ टैंजेंशियल एंड रेडियल एक्सीलरेशन। ये समझ में आना चाहिए। मतलब क्या कहेंगे? एज इफ नेट मेक्स एंगल 45 degree with velocity, therefore the net acceleration must be making 45 degree with टैंजेंशियल एक्सीलरेशन। और आप तो जानते हो कि किसी भी समय में रेडियल एक्सीलरेशन ऐसा होता है, टैंजेंशियल एक्सीलरेशन ऐसा होता है और नेट एक्सीलरेशन ऐसा होता है। अगर नेट एक्सीलरेशन इसके साथ 45 डिग्री करेगा तो ये भी 45 डिग्री करेगा। दोनों के साथ बराबर एंगल कर रहा है, इंप्लाइज टैंजेंशियल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड और रेडियल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। बस ये सारा जो है रहस्य को इसके अंदर से रिवील करना है। नेट एक्सीलरेशन इज मेकिंग इक्वल एंगल विद बोथ ऑफ देम। मतलब ये दोनों के साथ बराबर कब होगा? दोनों के साथ बराबर एंगल कब करेगा? ये तो इन दोनों का रिजल्टेंट है ना। दो वेक्टर अगर बराबर मैग्नीट्यूड का होते हैं तो रिजल्टेंट बीचों बीच होता है, अराउंड दी एंगल बाइसेक्टर। हम लोग पैरेललोग्राम लॉ पढ़ते वक्त बचपन में ये सब चीजें डिस्कशन कर चुके हैं। खैर AT इक्वल AR। अच्छा तो पूछा है, अब क्वेश्चन रिड्यूस हो गया। ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आफ्टर व्हाट टाइम? AT इक्वल टू AR। इतना लंबा और समझने की कोई जरूरत नहीं है। कितना समय के बाद AT इक्वल टू AR? Let it happens after t seconds of motion। अच्छा t सेकेंड के बाद, आफ्टर t सेकेंड्स ओमेगा क्या होगा? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सीलरेशन इनटू टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। दिस इज 0। अल्फा तो अल्फा है, सो इट इज अल्फा टी। अच्छा तो रेडियल एक्सीलरेशन क्या हो गया? रेडियल एक्सीलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, है कि नहीं? टैंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा? टैंजेंशियल एक्सीलरेशन इज अल्फा इनटू आर। ओहो अच्छा 10 AT magnitude is equal to AR magnitude implies ओमेगा 2 स्क्वायर। ये हो गया अल्फा। अल्फा R is equal to ओमेगा 2 स्क्वायर इनटू R। R को खा गया, क्या मिला? अल्फा is equal to ओमेगा 2 स्क्वायर
अरे वाह, तो बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज आ रहा है। लेकिन ओमेगा क्या है? ओमेगा क्या है? अल्फा टी। सो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। क्या पूछा गया था? टी। टी निकालिए 1 बाय रूट अल्फा after a time of 1 by root alpha seconds. You will find the net force makes an angle 45 degree with the velocity. मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, कोई डिफिकल्टी तो नहीं है इसमें। In figure shown, the pendulum was released from position A, ठीक है। The pendulum was released from position A, ठीक है। पूछा है क्या? चलो मानते हैं कि एंगल 60 डिग्री। As the bob reaches position B, find tangential acceleration at B, radial acceleration at B, net acceleration at B। कितना सिंपल है, नेट एक्सीलरेशन एट बी, ये चीजें हमें पता करना है, ठीक है। तो मुझे रेडियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एट बी पता करना है, रेडियल एक्सीलरेशन एट पॉइंट बी पता करना है, और टेंशन इन थ्रेड at B, net force on bob at B, and prove that net force is equal to mass into net acceleration। तो जो हम लोग देख रहे हैं वो सारा को हमें करना है। पहले पता तो चले कि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्या उसका स्पीड कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन? नहीं, स्पीड कांस्टेंट नहीं। तो फिर स्पीड अगर कांस्टेंट नहीं है तो आप क्या कहोगे कि ये ऐसे आ रहा है, इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं इसको करना चाहूंगा, सॉल्यूशन शुरू करते हैं, एक एक करके ध्यान से देखें। अब पूछा है टैंजेंशियल एक्सीलरेशन वीक नंबर 1 में। टैंजेंशियल एक्सीलरेशन के हमारे पास ढेर सारे फॉर्मूले थे। टैंजेंशियल एक्सीलरेशन वाज रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, लेकिन स्पीड कितना मालूम नहीं है, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड क्या निकालेंगे, खाक, ये काम का नहीं। It was equal to अल्फा इंटू आर। अब अल्फा भी कहाँ दिया है जो निकाल देंगे, आगे चल के हम लोग देखेंगे, दूसरे एक चैप्टर आएगा जिसमें हम अल्फा निकाल सकते हैं। anyway, अल्फा भी हमें मालूम नहीं है, इससे भी काम नहीं बनेगा। तीसरा और भी एक फोर्स था, और एक फॉर्मूला क्या था, टैंजेंशियल एक्सीलरेशन इज टैंजेंशियल फोर्स बाय मास। हाँ, ये बात कुछ समझ में आ रहा है। जब ओ यहां से जब ओ हॉरिजॉन्टल पोजीशन से
60 डिग्री घूम चुका है, ये एंगल 60 डिग्री है और इस रास्ते में आना चाहता है। हम देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द टैंजेंशियल फोर्स, मतलब व्हाट इज द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, इसी को तो आप कहोगे टैंजेंशियल फोर्स। अच्छा, लेकिन ये फोर्स क्या है, चलो देखते हैं। व्हाट आर द अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, द अदर फोर्सेस आर mg एंड टेंशन। तो ये दोनों के चलते इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स होगा। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ t इन द टेंजेंशियल फोर्स डायरेक्शन, दिस इज टैंजेंशियल, दिस इज रेडियल, t का कोई कंपोनेंट नहीं। ठीक है, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो आप क्या कहोगे, क्या कहोगे, ये एंगल 60 डिग्री है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री कर रहा है, तो ये वर्टिकल के साथ क्या एंगल करेगा, दिस लाइन इज मेकिंग 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल के साथ करेगा 30 डिग्री और इसके साथ करेगा 60 डिग्री। तो समझ में आ गया। 8b, ए से गिरा, 8b टैंजेंशियल फोर्स, टैंजेंशियल फोर्स क्या है, द फोर्स टैंजेंट टू द पाथ। दो ही तो फोर्स है उसके पास। आप कहोगे सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है, अरे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए झूठमूठ का फोर्स, 420 वाला फोर्स, इट्स ए स्यूडो फोर्स, वो एक्चुअल फोर्स नहीं है। When we find the acceleration, you go for the net external force by mass. It is not an external force. तो T तो है ना, हाँ T है कोई काम, लेकिन इसका क्या कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, जीरो। सिर्फ mg का कुछ कंपोनेंट है, कितना है, mg cos 60। तो फिर टैंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, mg cos 60 by m is g cos 60, जिसको आप प्यार से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल सकते हो, g को 10 ले लेंगे तो टैंजेंशियल एक्सीलरेशन पता चल गया। अब हमें पता करना है रेडियल एक्सीलरेशन, वो क्या होता है, फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर r और v स्क्वायर बाई r और सेंट्रीपिटल फोर्स बाई मास। आप सेंट्रीपिटल फोर्स बाई मास कर सकते हो, v स्क्वायर बाई r कर सकते हो। सेंट्रीपिटल फोर्स बाई मास करने की कोशिश करेंगे तो देखो क्या रुकावटें आ रहे हैं, क्या डिफिकल्टी आ रहे हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। अच्छा, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, आप कहोगे इधर को t है और इधर को mg का एक कंपोनेंट है, क्योंकि ये 60 है तो ये 30 है, mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा, mg cos 30 है ना, और नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या हो गया, t माइनस mg cos 30। अगर हमें t मालूम होता तो t माइनस mg cos 30 भाई m कर देते तो मिल जाता हमें रेडियल एक्सीलरेशन, है कि नहीं। लेकिन t कहाँ मालूम है, t तो मालूम नहीं, तो फिर कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा। दूसरा क्या, दूसरा है कि v स्क्वायर बाई, हाँ a से b आने में v कितना होगा, हाँ ये मालूम है, ये हमें ठीक ठाक मालूम है। तो a टू b मोशन में लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ओहो, ये लेंथ l दिया नहीं है, मैं अपनी मर्जी से डाल दिया इधर, चलो l दिया है, चलो ठीक है आपकी मर्जी, l दिया है। तो जब ये यहाँ पर आ गया है तो ये एंगल मेरे को अभी कैलकुलेट करने में बड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा मैं इसको चेंज कर देना चाहता हूँ ताकि मेरे को कैलकुलेशन आसान हो जाए। ये 60 डिग्री दिया था, कोई लॉजिक नहीं, मैं क्यों कर रहा हूँ, अननेसेसरी कैलकुलेट करने में मेरे को दिक्कत होगा, इसलिए मैं 30 डिग्री कर दिया हूँ। इसको 30 डिग्री कर दिए तो ये हो गया cos 30 और ये हो गया cos 30, cos 30 हो गया √3/2 है ना, तो ये हो गया 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये था नेट फोर्स, ये था टैंजेंशियल फोर्स। ये कौन सा फोर्स है इस डायरेक्शन में, इट वाज द टैंजेंशियल फोर्स, F tan, ये था। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया।
तो ये कितना नीचे आया, ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है, ये L है तो ये L/2 है, कितना नीचे आया L/2। ओहो, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ mg L/2। गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा v स्क्वायर हाफ m v स्क्वायर। अगर यहाँ पर आके उसके पास, यहाँ पर आके इसके पास एक वेलोसिटी v आ चुका है तो आप क्या कहोगे, एंगल दिया था 30 डिग्री, तो आप कहोगे ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस तो L है, ये है L/2, क्योंकि ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है, दिखता नहीं है 30 कभी कभी 60 से बड़ा दिखता है, तो होता है ऐसे बड़े बड़े शहर में छोटे छोटे चीजें होते रहते हैं। तो ये हो गया L/2, ठीक है। तो और ये हो गया आपका V। हाँ, तो V के बाद चल रहा था, V के बाद चल रहा था A से B तक आया है, तो कितना गेन किया, हाफ mv स्क्वायर। मैं m काटूंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि मुझे तो v स्क्वायर बाई r चाहिए। इट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस L, तो आप कहोगे रेडियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r, और m तो गया 2 तो गया, v स्क्वायर बाई L क्या हो गया, इट इज सेम एज g। ये g है, ये g cos 30 है, आप इसको लिख सकते हो 10√3/2, 5√3, ठीक है। अब क्या पूछा है बिट नंबर 3 में, नेट एक्सीलरेशन। नेट एक्सीलरेशन, अच्छा ये जो रेडियल एक्सीलरेशन हुआ उसका डायरेक्शन क्या हुआ, टैंजेंशियल एक्सीलरेशन हम लोग देख लिए थे, ऐसे था, रेडियल एक्सीलरेशन इज अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस, तो ये हो गया रेडियल एक्सीलरेशन। अच्छा, पूछा है नेट एक्सीलरेशन। अब नेट एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा, नेट एक्सीलरेशन इज रेडियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर टैंजेंशियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर होल ओवर। चलिए करिए, देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये 10√3/2 और ये 10 है, 10 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर इंटू 3/4 का रूट ओवर, बाहर कॉमन लीजिए, 10 चला गया, अंदर रह गया 1 प्लस 3/4 दैट इज इक्वल टू 7/4, सो 10√7/2 कैलकुलेशन हो गया 10√7/2, तो हो गया 5√7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5√7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर बात कुछ ऐसा हुआ, 5√7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, नेट एक्सीलरेशन। टेंशन इन द थ्रेडेड बी, ये आप कर सकते हो, आपको ऑलरेडी v स्क्वायर बी mv स्क्वायर बी एल पता है, बी पॉइंट में फ्री बॉडी डायग्राम करो आपको मिल जाएगा। खैर मैं भी कर देता हूं, चिंता की कोई बात नहीं है। टेंशन 8 पॉइंट बी पॉइंट में पार्टिकल के ऊपर क्या टेंशन आ रहा है हम जानना चाहते हैं, वो हम कर लेंगे अभी। ठीक, पूछा है टेंशन इन थ्रेडेड बी। अच्छा ठीक है, जब वो बी में पहुंचा, इसको मिटाता हूं, बीट नंबर 4 की बात कर रहे हैं, बीट नंबर 4 में, बीट नंबर 4 में, बीट नंबर 4 में, ठीक है। अच्छा, बीट नंबर 4 में पूछा है टेंशन एट बी, बीट नंबर 4 की सॉल्यूशन बता रहे हैं, टेंशन एट बी। अच्छा, टेंशन एट बी, टेंशन एट बी, टेंशन एट बी, ये हो गया टेंशन एट बी जो हमें पता करना है। और क्या हो गया, ये यहाँ पर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम जानते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा है, हम हरदम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही दिखाते हैं ऐसे, और एक फोर्स है mg, और ये एंगल 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है, ये हमें मालूम है। तो टेंशन एट बी क्या कहोगे, इट कैन नॉट मूव इन दिस डायरेक्शन, बैलेंसिंग along the thread। आप कहोगे, क्या कहोगे, टेंशन एट बी इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई l प्लस mg cos
60, क्योंकि ये 30 हुआ तो ये हर एंगल के साथ किया, ये भी हर एंगल के साथ 30 करेगा, ये 60, हाँ ठीक है, प्लस mg cos 60। इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना है, इधर को जितना फोर्स होगा इधर को उतना ही फोर्स होगा, इधर को तो ऑलरेडी mg स्क्वायर बाई एल है और mg का एक कंपोनेंट है, और mg स्क्वायर बाई एल क्या था भाई, अभी तो थोड़ी देर पहले निकाले थे, हाफ mg स्क्वायर इज इक्वल टू mg एल बाई 2, 2 को खा गया, mg स्क्वायर बाई एल क्या हो गया, इट इज mg। नहीं वहां से डाटा डाल दिया, डोंट कंफ्यूज, कहां से डाटा लाया, यहां से यहां से यहां से यहां से ऐसे करके ले आया, ठीक है। mv स्क्वायर बाई एल इज इक्वल टू mg। अच्छा ठीक है, और ये कितना है mg बाई 2, सो दोनों मिलके कितने हुए, दोनों मिलके हुए 3mg बाई 2, हाँ ठीक। बी में ये टेंशन है, बिट नंबर 4 भी निकल गया। बिट नंबर 5 नेट फोर्स एट बी, ठीक है, नेट फोर्स एट बी, नेट फोर्स बी में नेट फोर्स पूछा है, अरे नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स तो जो जितने फोर्स आ रहे सारे का रिजल्टेंट, नेट फोर्स इज वेक्टर सम ऑफ mg एंड टेंशन, क्योंकि बी में क्या फोर्स है, mg एंड टेंशन, वेक्टर सम है ना, वेक्टर सम है, तो वेक्टर सम है तो फिर क्या करेंगे, नेट फोर्स का अगर कोई मैग्नीट्यूड पूछ दिया तो कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे mg का स्क्वायर t क्या हो गया 3mg बाई 2, तो इसको अगर k कहेंगे, mg को k कहेंगे, इसको 3k बाई 2 कहेंगे, चलो लिख देते हैं mg का स्क्वायर 3mg बाई 2 का स्क्वायर प्लस आई एम मेकिंग यूज ऑफ ट्रायंगल लॉ, प्लस 2ab 2 इंटू 3 बाई 2 mg स्क्वायर है ना, इंटू कॉस ऑफ एंगल mg और 3mg में क्या एंगल है, ये एंगल अगर 60 हुआ, ये एंगल कितना है भाई, ये एंगल कितना है, ये एंगल है कितना 120 डिग्री, mg और tb के बीच में एंगल है 120, और ये पूरा का रिजल्टेंट। ये देखो तो इस सब में एक ठो mg स्क्वायर, इसको थोड़ा बाहर निकाल देता हूँ, बहुत जंगल बना रहा है अंदर ही, mg स्क्वायर को बाहर फेंको, आ गया mg, अंदर क्या रह गया 1, ये 3 बाई 2 दैट इज 9 बाई 4, प्लस ये 2 को खा गया, mg स्क्वायर से आ गया 3 cos 120 इज माइनस 1 बाई 2, सो माइनस 3 बाई 2, हाँ ऐसा कुछ है, ठीक है। थोड़ा सिंपलीफाई करके देखिए तो mg इंटू ये हो गया 13 बाई 4 माइनस 6 बाई 4 इज 7√7 बाई 2, mg इंटू √7 बाई 2, कितना इंटरेस्टिंग है, ओहो। इज इट नॉट लुकिंग लाइक मास इंटू 5√7 एंड इज इट नॉट सेम एज मास इंटू नेट एक्सीलरेशन जो हम लोग पहले से निकाल चुके थे, यस। कैसे भी घुमा फिरा के सोचो, इधर से उधर पहुंचो, उधर से इधर पहुंचो, चक्कू के ऊपर एप्पल गिरे या एप्पल के ऊपर चक्कू गिरे, कटेगा तो एप्पल ही। क्वेश्चन नंबर 4 में ये जेई एडवांस में आया था, आप कर सकते हो, बहुत बढ़िया लगेगा आपको, आप में से मेजॉरिटी लोग कर लोगे। कोई एक पेंडुलम को यहां से छोड़ा गया, अब छोड़ा गया तो गिरा तो इधर से होते हुए गया, जब इधर से होते हुए गया, आई एम गिविंग यू 3 पोजीशंस, पोजीशन ए, बीच में कहीं एक पोजीशन बी, यहाँ पे कोई एक पोजीशन सी, 3 पोजीशन दिया गया है, ठीक है। तो ये यहां से गिरना शुरू करा, तो बॉब was released from the horizontal position,
ठीक है, ये बॉब वहां से गिरा दी हॉरिजॉन्टल पोजीशन से। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट direction of acceleration 8 A B C। अच्छा, ऑप्शन दिया है, ए में दिया है 0, ये ऐसे, ठीक है, और बी ऐसे। ऑप्शन बी में दिया है ए ऐसे, बी ऐसे और सी ऐसे। हाँ, सी ऐसे, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन दिया है ए ऐसे, बी इज कुछ ऐसे, सी कुछ ऐसे, और ऑप्शन डी दिया है। क्या दिया है? डी में दिया है ए कुछ ऐसे, बी कुछ ऐसे, सी कुछ ऐसे। Which answer is best appropriate for this question JEE Advanced? 8A सॉल्यूशन की बात करते हैं। 8A, ये पेंडुलम को यहां से छोड़ दिया गया है, ये घूमते हुए आया, बी पे होते हुए सी पे पहुंचा, ए बी सी में एक्सीलरेशन का डायरेक्शन पूछा। 8A उसका वेलोसिटी कितना है भाई? 0। तो रेडियल एक्सीलरेशन v स्क्वायर बाई r हो गया 0। टैंजेंशियल एक्सीलरेशन ये तो होता है टैंजेंशियल फोर्स बाई मास। जब वो यहां पे था, टैंजेंशियल फोर्स क्या था? द फोर्स इन दिस डायरेक्शन क्या था? mg। हाँ, तो इट इज mg बाई m, दैट इज g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ए में ऐसा था, तो नेट एक्सीलरेशन इट वाज ar प्लस a tan का रिजल्टेंट व्हिच विल बी दिस लाइक दिस, क्योंकि ये क्वांटिटी तो 0 निकल चुका है। हो ठीक है। 8C what is tangential acceleration? Tangential acceleration is tangential force by mass। लेकिन सोचो तो, जब वो इधर से गुजर रहा था, व्हाट आर द फोर्सेस? एक टेंशन है और एक mg है। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन दिस डायरेक्शन? हाँ, ना t का कोई कंपोनेंट है, ना mg का कोई कंपोनेंट है, दोनों का कोई कंपोनेंट नहीं है। टैंजेंशियल एक्सीलरेशन इज 0। हाँ, तो रेडियल एक्सीलरेशन हाँ वो रहेगा, क्योंकि कुछ स्पीड तो है, देयर इज सम वेलोसिटी। रेडियल एक्सीलरेशन इज यू नो v स्क्वायर बाई r। तो नेट एक्सीलरेशन c में क्या हो जाएगा? इट इज रेडियल प्लस टैंजेंशियल, और टैंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 है, तो क्या हो गया? इट इज v स्क्वायर बाई r। किस डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में होगा? अरे इट इज नेट एक्सटर्नल फोर्स बाय मास। व्हाट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स? दैट इज व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। घूम रहा है ना, देयर मस्ट बी सम फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर। तो एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? ये क्या है? एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? इट विल बी इन द डायरेक्शन लाइक दिस, रेडियल एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। ए के बाद बन गया, सी के बाद बन गया 8B। जब वो बी में था, क्या उसके पास कोई वेलोसिटी था? हाँ था। क्या उसके पास कोई टैंजेंशियल फोर्स था? हाँ था।
तो देयर वाज ए कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सो देयर वाज सम टेंजेंशियल फोर्स। इट बी ना टेंजेंशियल फोर्स जीरो नहीं है कि रेडियल फोर्स भी जीरो नहीं है, कुछ कुछ तो है ना। और तो नेट फोर्स कैसे होगा, मतलब कुछ ऐसा वाला एक्सीलरेशन है, कुछ ऐसा वाला एक्सीलरेशन है, तो जो नेट एक्सीलरेशन कुछ ऐसा कुछ होगा, कितना होगा मालूम नहीं है, नॉट एग्जैक्टली होराइजंटल, इट ऑल डिपेंड्स, क्योंकि बी का वैल्यू तो पोजीशन तो नहीं दिया है ना, ये कुछ ऐसा डायरेक्शन में होगा। सो बी में डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। तो ये हो गया आपका नेट एक्सीलरेशन, ये हो गया आपका नेट एक्सीलरेशन, जबकि ये रेडियल एक्सीलरेशन, ये टैंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो आपको तीनों एक्सीलरेशन अब दिखने लगे हैं, पहला वाला ऐसा, दूसरा वाला ऐसा, तीसरा वाला ऐसा। तो आंसर हो गया सी। देख रहे हो वो लोग कितना दिमाग लगा के दे रहे हैं, खाली पीली IIT एंट्रेंस करवा रहे हैं क्या, वो हर चीज की खाद निकालना जानते हैं। ठीक है, ए हॉरिजॉन्टल डिस्क कैन रोटेट about its vertical axis, vertical axis है ना, can rotate about its vertical axis। ठीक है, ठीक है। A small block is kept at a distance r is equal to 0.5 meter from axis. The disc starts rotating with constant angular acceleration 1 meter per second square, sorry, angular acceleration 1 radian per second square। वैल्यू लिखते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम the disc the block starts sliding on disc। बात क्या है कि एक डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क हॉरिजॉन्टल है और ये अपना एक्सिस में घूम सकता है। ठीक है, ये डिस्क अपना एक्सिस में घूम सकता है और घूम भी रहा है। ठीक है, यहां से कुछ आर डिस्टेंस में एक छोटा सा ब्लॉक रखा है। गिवन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन डिस्क इज म्यू, म्यू मतलब 0.5, सब वैल्यू दिया है। अब ये क्या हुआ, ये डिस्क जो है घूमने लगेगा, तो जैसे जैसे इसका एंगुलर स्पीड बढ़ने लगेगा, एक समय के बाद ये जो ब्लॉक रखा हुआ था यहाँ पे फेंका जाएगा, धीरे धीरे घूम रहा है तो उसके साथ भी चलेगा। जैसे जैसे इसका स्पीड बढ़ेगा, एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद ये फेंका जाएगा। हो तो फिर पूछा है, बताओ कितना स्पीड के बाद ये फेंका जाएगा, कितना समय के बाद। फाइंड एट व्हाट एंगुलर स्पीड, ऐसे कर देते तो अच्छा होता। ठीक है, एट व्हाट एंगुलर स्पीड इट विल बी थ्रोन आउट और आफ्टर व्हाट टाइम। ठीक है, टाइम निकाल देंगे। ठीक है, पूछा है कितना एंगुलर वेलोसिटी में, मतलब क्या होना चाहिए टाइम, जब ये डिस्क, ये जो ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ था
ये फेंका जाएगा। डिस्क को थोड़ा पोलियो हो गया, थोड़ा ढंग का डिस्क बनाते हैं। ये अब डिस्क जैसे दिखने लगा। तो समय का पाबंदी है, तो मैं सॉल्यूशन बनाना चाहूंगा। let the block the disc let the block slips out when angular velocity is omega. Let it happens after t सेकेंड। ओके, चलिए ठीक है, चलो ये मानते हैं कि t सेकेंड बाद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हुआ तब फेंका गया। ठीक है, एट दिस इंस्टेंट व्हाट इज द नेट हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन? टैंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या है? टैंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू अल्फा आर। अल्फा इज 1 is alpha into r. Alpha is 1, r is 0.5, so it is 0.5 meter per second square. रेडियल एक्सीलरेशन कितना है? ओमेगा स्क्वायर आर। अब ओमेगा कहाँ मालूम है? मालूम तो नहीं। ओमेगा स्क्वायर आर, आर कितना है? आर इज 0.5, सो इट इज 0.5 ओमेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेट एक्सीलरेशन इज 0.5 का स्क्वायर, 0.5 ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर होल ओवर। क्या गया बाहर? 0.5, अंदर 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4। अरे बाप रे, फोर्थ पावर का इक्वेशन आ रहा है। कोई डरने की बात नहीं है। अब ये जो फोर्स है, नेट फोर्स है, थोड़ा प्यार से सोचो तो ये कैसा फोर्स है? एक टैंजेंशियल, मतलब ये तो डिस्क हॉरिजॉन्टल है और उसके ऊपर ये जो घूम रहा है, ये भी एक सर्किल जो घूम रहा है, वो सर्किल भी हॉरिजॉन्टल है। टैंजेंशियल मतलब वो भी हॉरिजॉन्टल हुआ, रेडियल मतलब ये भी हॉरिजॉन्टल हुआ। तो ये नेट फोर्स, नेट एक्सीलरेशन क्या हो गया? रिजल्टेंट ऑफ टैंजेंशियल एंड रेडियल। टैंजेंशियल भी हॉरिजॉन्टल है, रेडियल भी हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि डिस्क ही हॉरिजॉन्टल है। तो फिर उनका जो नेट एक्सीलरेशन वो भी हॉरिजॉन्टल है। तो हम क्या कहेंगे? नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू नेट एक्सीलरेशन। लेकिन ब्लॉक के पास नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या अवेलेबल है फिसलने से, फिसलने के लिए? ये हॉरिजॉन्टल डिस्क रखा है, डिस्क के ऊपर ब्लॉक रखा है, ब्लॉक के ऊपर वेट है, नॉर्मल रिएक्शन और क्या है? फ्रिक्शन है। सो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या अवेलेबल है? म्यू एम जी। ठीक है, तो सो म्यू एम जी नहीं, उल्टा लिखेंगे, एम ए नेट इज इक्वल टू म्यू एम जी। एम को खा गया, म्यू दिया है 0.5, म्यू दिया है ना 0.5, तो ये हो गया 5। ए नेट कितना हो गया? 0.5 इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 इज 5। के म्यू इंटू जी, म्यू 0.5 है, जी 10 है, तो 5 हो गया। तो ये हो गया 10। 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 इज कमिंग आउट टू बी 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 इज 100। 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 इज कमिंग आउट टू बी 100। सॉल्यूशन को कंटिन्यू करवाने के लिए मैं फिगर को मिटाता हूं थोड़ा, यहाँ पे कर लूंगा। तो सॉल्यूशन कंटिन्यूज है। सॉल्यूशन क्या है? 10 क्या मिल गया? 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, दैट इज 100।
बट व्हाट इज ओमेगा? तो आप क्या कहोगे, ये जो स्लिप किया ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में जो कि t सेकंड के बाद हुआ, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलेशन, स्टार्ट किया और घूमना अल्फा में, तो t सेकंड बाद एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी, और अल्फा कितना है 1, सो इट इज इक्वल टू टी, ओमेगा इज इक्वल टू टी, अल्फा का वैल्यू 1 दे दिया ना, तो क्या मिल गया आपको, तो 1 प्लस टी टू द पावर 4 इज इक्वल टू 100, और टी कितना हुआ 99 टू द पावर 1/4, नहीं 4th रूट ऑफ दिस, और कुछ लोगों को इससे अच्छा लगता है 99 टू द पावर 1/4, ठीक है। ये हो गया आपका टाइम आफ्टर व्हिच दिस विल हैपन। ये 10 का रूट ओवर होता है 3.141, तो ये आंसर हो गया कितना, दिस इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 3.14, आंसर हुआ 3.14। तो कितना समय के बाद ये फिसलने लगेगा, आफ्टर 3 इक्वल टू 3.14 सेकेंड्स the block starts sliding। देखो ये स्टेप के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, डोंट कंफ्यूज, मेन क्वेश्चन तो ये है, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। देख लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, मैं बता दूंगा आपको। तो ये हुआ, अगर ये डिस्क ऐसे ऐसे घूम रहा है हॉरिजॉन्टली, उसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा है वो भी हॉरिजॉन्टली घूम रहा है, नाउ द ब्लॉक इज मूविंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल, उसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल है, रेडियल एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल है, मतलब नेट एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल है। अगर उसका नेट एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल है तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है, नेट एक्सीलरेशन इनटू मास, और उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या, mg है, नॉर्मल रिएक्शन है, फ्रिक्शन है, और तो कुछ है ही नहीं, एक्सटर्नल फोर्स। सो कौन सा फोर्स मस्ट बी प्रोवाइडिंग द हॉरिजॉन्टल फोर्स, ऑफ कोर्स द फ्रिक्शनल फोर्स। कितना, म्यू mg, क्योंकि बॉडी फिसलने वाला है, पूछा है बॉडी फिसलने लगेगा, तो मतलब म्यू mg हो गया। सो ma नेट मस्ट बी इक्वल टू म्यू mg, a नेट पहले से निकाल दिए थे, उसमें से कुछ ओमेगा ओमेगा निकाल दिए, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आना जरूरी है।